नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और सवाल तो पूछेंगे मैं आपके साथ। मैं हूं दीपक शर्मा। वो घड़ी आ गई है जिसका नेता 5 साल इंतजार करते हैं, इस उम्मीद में कि अगर वो सरकार में हैं तो उनके मेहनत का फल जनता उन्हें देगी और फिर से सरकार में जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और जन सेवा का अवसर मिलेगा। तो दूसरी ओर विरोधी खेमा 5 साल तक इस इंतजार में लगा रहता है और सरकार की खामियों को जनता के बीच लेकर पहुंचता रहता है कि सरकार से उकता गई जनता अब सत्ता परिवर्तन की कोशिश करती नजर आएगी। तो चुनावी मैदान में नेताओं के इम्तिहान का समय आ गया है और इम्तिहान में किसकी कितनी तैयारी है, क्योंकि हर विद्यार्थी को जिस तरह से पास होने या फेल होने का आभास कम से कम हो जाता है, उस तरह से भी नेताओं को इस बात का आभास होता है या नहीं होता है, ये सवाल है। और सवाल ये कि क्या ईमानदारी से कोई नेता इस आभास को स्वीकार करेगा। अगर नहीं करेगा तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसे जीत का या परीक्षा में पास होने का आभास क्यों हो रहा है। इस सवाल के साथ हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए रांची स्टूडियो से, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राफिया नाज जी जुड़ी हुई हैं और कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए गौतम उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। चूंकि गौतम जी सत्ता पक्ष से हैं तो पहला सवाल उन्हीं से पूछेंगे। गौतम जी, 5 साल की मेहनत, परीक्षा आ गई है, रिजल्ट जनता को देना है, क्या आपने पर्याप्त मेहनत की है परीक्षा पास होने के लिए? जी दीपक जी, बिल्कुल हम लोग कॉन्फिडेंट है, क्योंकि हम लोगों ने पूरे 5 साल जनता के साथ ही जुड़ने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात, जो हम लोगों का एक कार्यक्रम था सरकार आपके द्वार, तो उस कार्यक्रम में जिस तरीके से जनता ने जुड़ करके अपनी समस्याओं को बताया और उसका निदान हुआ, तो इससे हम लोग में और ऊर्जा आई कि हाँ, लोग हमारे गठबंधन के साथ में विश्वास कर रहे हैं और अपना विश्वास जो है दिखा रहे हैं। तो हम जनता के साथ जुड़े हुए हैं और हमारा एक ही मोटो था कि हम हर हाल में जनता के बीच में रहें, जनता के साथ रहें और जनता के लिए रहें। तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं और हम चुनाव की हमारी तैयारी पूर्ण है। अब सिंपल सा है कि वोटिंग जो है वो 13 तारीख और 20 तारीख को होना है। जनता अपना मत देगी और निश्चित है जब 23 नवंबर को पेटियां खुलेंगी तो आप देखेंगे कि गठबंधन सरकार फिर से मजबूती के साथ सामने आएगी। चलिए, तो राफिया जी से भी यही सवाल पूछ लेते हैं, उनकी कैसी तैयारी है और परीक्षा में पास करने की क्या गुंजाइश वो अपने लिए देख रही हैं गठबंधन के साथ। राफिया जी। देखिए, एनडीए है और बीजेपी 365 दिन हम कार्य करते हैं और उसी कार्य के बेसिस पे हम जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाते हैं और जनता का भी भरपूर प्यार मिलता है हमें। और ये साफ तौर पे स्पष्ट है कि इस बार भी बीजेपी और जो हमारे एनडीए की गठबंधन है इसको भरपूर प्यार जनता के द्वारा मिलेगा, क्योंकि ये जो सरकार है इंडी गठबंधन की, जो सिर्फ दिखावे की सरकार है, इस सरकार को अब जनता उखाड़ करके फेंकने का काम करेगी। क्योंकि ये जो इंडी अलायंस आपस में दिखा रही है कि ये आपस में जैसे एकजुट है, पर ये एकजुट नहीं है और ये सिर्फ जनता को भ्रमाने का काम कर रही है। आप देखिए ना कि किस तरीके से विश्रामपुर में ये लोग दोनों, कांग्रेस और आरजेडी, अलग अलग अपने उम्मीदवार को उठा रही है, खड़े करवा रही है। इसके साथ साथ आप देखिए धनवर में माले और झामुमो आपस में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और इसके साथ साथ आप देखिए हजारीबाग में उमाशंकर अकेला तो आकर के सामने से खुद कह रहे हैं कि 2-2 करोड़ रुपए में टिकट बेचने का काम कर रही है कांग्रेस। तो इनके नेता इसी तरीके से आपस में बाहर दिखा रहे हैं कि ये लोग एक है, पर अंदरूनी ये लोग आपस में टूटे हैं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच रखे। अगर ये सत्ता की लालच नहीं रखते तो जो जेएमएम के जो संस्थापक है स्वर्गवासी साइमन मरांडी, उनके बेटे का ये लोग टिकट काटने का काम नहीं करते, दिनेश मरांडी का, उनको टिकट देती। इसके साथ साथ एक आदिवासी बेटे का अपमान नहीं करते, जिस तरीके से इन्होंने अपमान किया है हमारे चंपाई सोरेन जी का, उसी तरीके से इन्होंने साइमन मरांडी जी का भी अपमान किया है। तो ये अगर इंडी गठबंधन अगर सामने आकर के ये दिखा रही है कि ये एकजुट है
और जनता इनको सपोर्ट करेगी, तो ये सिर्फ ये जनता को भ्रमा रहे हैं और अपने आप को सिर्फ खुश कर रहे हैं, क्योंकि जनता जान चुकी है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है, चाहे वो रोजगार से रिलेटेड हो, चाहे महिला सुरक्षा से रिलेटेड हो, चाहे महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड हो। तभी तो आप देखिए कि किस तरीके से ये कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी सामने आकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो परिवार है, उस परिवार की बहू है हमारी सीता सोरेन जी, उस सीता सोरेन जी को कितने अभद्र टिप्पणी करते हैं। राफिया जी, ये स्थिति जिसका आप बयां कर रही हैं, ये थोड़ी दिलचस्प लग रही है। ये ऐसा लग रहा है कि कोई विद्यार्थी खुद को इसलिए बेहतर नंबर लाता दिख रहा है क्योंकि उसके साथ वाला या उसके कंपटीशन में जो विद्यार्थी है उसने ठीक से तैयारी नहीं की है। हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्या सिर्फ इस भरोसे पर कि सरकार ने सही से काम नहीं किया है, जबकि गौतम जी साफ कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार लोगों तक पहुंची है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से, और जनता को यह एहसास हुआ है कि नहीं, कोई सरकार है जो उनकी भी सुन रही है, कम से कम सुन तो रही है। ये बड़ी बात है, सरकार उनके द्वार तक पहुंचती ही नहीं थी। तो क्या इस आस पे आप जीत की उम्मीद लगा सकते हैं कि आपके विरोधी पक्ष के लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं? राफिया जी, देखिए, सरकार आपके द्वार अगर पहुंचती तो गढ़वा और पलामू में बच्चे जमीन पे बैठ करके शिक्षा ग्रहण नहीं करते, उनके लिए विद्यालय बना दिया जाता और वो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते। अगर सरकार आपके द्वार पहुंचती तो महिलाओं को 2000 रुपए चूल्हा खर्चा मिलता। अगर सरकार आपके द्वार पहुंचती तो हमारे भाइयों को शिक्षा मिलता, रोजगार मिलता। आप देखेंगे कि किस तरीके से सरकार अगर आपके द्वार में पहुंचती तो ऋण पास से जो एक बच्ची चोरी होने की घटना सामने आई है, वो बच्ची चोरी होने की घटना सामने नहीं आती। कल जिस तरीके से रांची जैसे शहर में गैंग रेप की घटना सामने आई है, वो घटना सामने नहीं आती। महिलाएं सुरक्षित होती, हर घर की महिला सुरक्षित होती। तो सरकार आपके द्वार सिर्फ कथनी की है, इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी की है और जुमलेबाजी के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर ये कुछ करती तो धरातल पे जवाब हम जरूर लेंगे। क्या सिर्फ कथनी के सहारे परीक्षा पास की जा सकती है, जैसा राफिया जी आरोप लगा रहे हैं, विरोधी खेमा आरोप लगा रहे हैं? लेकिन गौतम जी, आपसे हम जवाब लेंगे और साथ ही ये भी आपसे जवाब जानना चाहेंगे कि क्या वाकई जिस तरह से आपका विपक्ष ये बता रहा है कि वो निश्चिंत है इस आधार पर कि आपने 5 साल कुछ किया नहीं है, सिर्फ कहना और करना इन दोनों के बीच फंसे रह गए हैं, तो क्या इससे नुकसान हो सकता है? बारी गौतम जी से है। चूंकि सत्ता पक्ष ने सही से काम नहीं किया है, बस इसी आधार पर विपक्ष उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगाए बैठा है। क्या गौतम जी ये उम्मीद टूटेगी या उम्मीद बरकरार रहेगी? आपकी तैयारी क्या बता रही है? दीपक जी, मैंने पहले भी कहा और फिर से मैं दोहरा देता हूं कि हमारी तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं है, बल्कि भाजपा अपनी तैयारी को देखे। एक और अगर वो महिला सम्मान की बात करती हैं और भाजपा कर रही है, तो सबसे बड़ा उदाहरण तो लुइस मरांडी जी हैं। लुइस मरांडी जी को आप कहां से चुनाव लड़ा रहे थे और वो चुनाव क्यों नहीं लड़ी और क्यों उनको पार्टी छोड़नी पड़ी? इस तरह की जो बातें हैं उस पर भाजपा को ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात, अगर हम सीता सोरेन जी की बात करें तो इरफान साहब ने जो शब्दों का प्रयोग किया वो आपके सोशल मीडिया, आपके आईटी सेल ने तोड़ मड़ोड़ करके इरफान साहब का तो ये आदत है, वो अभद्र टिप्पणी करते हैं, उसके बाद दिखाया सोशल मीडिया को ही वो पुनः थोपते वो साफ ये बताता है कि इनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है और ये बातों में से मुद्दा निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे अफसोस की बात तो भाजपा के लिए यही है कि वो मुद्दा विहीन हो चुके हैं, और जो पार्टी मुद्दा विहीन हो तो फिर वो चुनाव क्या लड़ेगी? उनकी हार तो निश्चित है, उनका हार तो पहले ही से तय है। और सबसे मजेदार बात क्या है कि मेरा एक सवाल है। गौतम जी, आप मुद्दा विहीन विपक्ष को बता रहे हैं, लेकिन हमने सवाल पूछा कि आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, तो आपने भी विपक्ष की खामियों को ही उजागर किया है। यही जानना चाहेंगे आपकी, कम से कम आप अपनी बात करें ना, विपक्ष तो आपकी बात कर ही रहा है। जनता है दीपक जी। देखिए, विपक्ष कर रहा है तो वो गलत बातें कर रहा है ना। प्रॉब्लम इस बात से है, मुद्दा नहीं है तब तो वो मुद्दा खोजने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी बात क्या है कि हम तो इतने सशक्त हैं कि हमने आपको कहा
कि हम जनता से जुड़े हुए हैं, हम जनता के बीच में हैं। हमने 5 साल जनता के बीच में रहने का काम किया है और जनता ही निर्णायक होती है। तो हमें जनता का प्यार मिला है। हमारे इसमें जो भी कैंडिडेट्स हैं उन पे जनता ने भरोसा जताया है, तभी तो हम फिर से उन्हीं बिल्कुल बिल्कुल, हम आते हैं गौतम जी आपके पास। तो बड़ी दिलचस्प स्थिति है और बात खास ये है कि दोनों ही खेमा इस उम्मीद में जीत की गुंजाइश तलाश रहा है कि उसे भरोसा है कि उसने जो किया सो किया, उसके प्रतिद्वंदी ने उस स्तर पर बेहतर काम नहीं किया जितने में जनता को अपने साथ या अपने पक्ष में किया जा सके। और दोनों खेमों की यही तर्क बड़ी दिलचस्प स्थिति बना रही है इस बार के चुनाव में। जनता के साथ या जनता किनके साथ, ये स्पष्ट करने के लिए किसी के पास अपने पक्ष में तर्क नहीं है। विरोधी खेमे की खामियां उजागर करके आप खुद को कितना बेहतर साबित कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो हम इस सवाल को लेकर फिर मेहमानों के पास जाएंगे कि आप विरोधियों को कमतर दर्शाकर कितना जनता का भरोसा जीत पाएंगे, बनिस्पत इसके कि आप अपने को बेहतर बताएं, आपने क्या काम किया है ये बताएं, और आगे भविष्य में जनता के लिए क्या संभावनाओं का द्वार आप खोलने वाले हैं ये बताएं। ये हम जानने का प्रयास करेंगे और हम मेहमानों के पास चलेंगे। राफिया जी, आपसे शुरू करते हैं। विरोधी खेमे की खामियां गिनाने के बजाय आप अपनी बेहतरी या अपने भविष्य की संभावनाओं से क्यों नहीं रूबरू करा रहे हैं जनता को? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं अभी इस चीज का जवाब दे दूं कि जो अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि इरफान अंसारी जी के मुंह से निकल गया, तो इरफान अंसारी जी का मुंह तो बड़ा फिसल गया। और नहीं, इरफान अंसारी जी, देखिए इरफान अंसारी, चलिए इरफान अंसारी नहीं, आप मेरी बात सुनिए। इरफान अंसारी हर बार भाषण टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि बीजेपी मतलब बीजेपी ने क्या अपना आरोप आप बीजेपी के ऊपर मारते हैं। एक मतलब स्वर्गवासी दुर्गा सोरेन जी की पत्नी के ऊपर जो अपशब्द कहा गया, अपमान किया गया एक महिला का, ठीक उसी प्रकार से देखिए स्वर्गवासी दुर्गा सोरेन जी की पत्नी के ऊपर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी किया गया, यह भद्र टिप्पणी स्वर्गवासी दुर्गा सोरेन जी की पत्नी के साथ नहीं किया गया, सीता सोरेन जी के साथ नहीं, समस्त आदिवासी परिवार के साथ किया गया, समस्त आदिवासी बेटियों के साथ, हर बेटी के साथ किया गया। इरफान अंसारी का इतना हिम्मत कैसे हुआ कि वो किसी बेटी के बारे में ऐसा कहते हैं? क्या समझ के रखा है इरफान अंसारी कि अपनी बेटी को, मतलब किसी की भी बेटी को इस तरीके से यही हम बार बार उजागर कर रहे हैं और जनता शायद इसे बेहतर समझ पा रही होगी कि आप अपनी तारीफ क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सबसे आसान चीज है और व्यक्ति विशेष के लिए या फिर संगठन में भी नहीं महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कांग्रेस ने हमारी आदिवासी बेटी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि मेरा ये संस्कार नहीं है कि मैं वो चीज जो उन्होंने कहा वो रिपीट कर दूं, पर आपको याद होगा कि यही तो कांग्रेस है जिसने हमारी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर भी अभद्र टिप्पणी की थी। तो ये कांग्रेस की ना छवि है। अभी तक कल्पना सोरेन जी आ करके एक भी माफी तक नहीं मांगे। और रही बात बीजेपी की, आप अपनी आईटी सेल का सोचिए, दिल्ली आईटी कांड याद कर लीजिए। दिल्ली आईटी कांड आप याद कर ले। आईटी सेल का अगर आप बात कर रहे हैं, मंदसौर की रैली आप याद कर ले, ठीक है, बहन बेटियों के ऊपर लाठीचार्ज याद कर ले, युवाओं के ऊपर युवाओं के भविष्य के साथ आप एफआईआर करके खिलवाड़ करते हैं। और अब बात करते हैं, रही बात भाजपा की, तो भाजपा ने जिस तरीके से आदिवासी भाई बहनों के लिए जनधन योजना लाया, जिस जनधन योजना के तहत यहाँ के जो एग्रीकल्चर को एक प्लेटफॉर्म मिला, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला, तो ये काम तो जेएमएम और कांग्रेस के पेट में हजम नहीं होता। आप जाइए खूटी जा करके देखिए कि किस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ सोलर प्लांट बिछा करके रख दिया।
अब इसके साथ साथ मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी, हमारी जितनी भी केंद्र की योजना है उन योजना को ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस यहाँ बंद करने का काम क्यों करती है? क्यों हर घर में यहाँ पर बंद करके ठंडे बस्ते में डाल दिया? क्यों यहाँ पे महिलाओं? चलिए जवाब ले लेते हैं। राफिया जी, वक्त का अभाव है, आपने कई आरोप लगा दिए, कई आक्षेप सत्ता पक्ष पर लगे हैं, अब जवाब देने का अगर हम मौका नहीं देंगे तो ये ठीक बात नहीं है। गौतम जी, दो महत्वपूर्ण बात, एक झारखंड में जिस समुदाय विशेष को सबसे महत्वपूर्ण दिया जाता है सियासत में, वो है आदिवासी समुदाय। उस समुदाय का हित सरकार ने नहीं रखा, ये एक सबसे गंभीर आरोप है जिस पे हम चाहेंगे आप जवाब दें, और साथ ही इस बात का भी जवाब दें कि मानवीय स्वभाव है अपनी तारीफ करना, लेकिन सियासत में सामने वाले की बुराई करना क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है? आप अपनी तारीफ करें ना। देखिए दीपक जी, मैंने पहले भी कहा और आज भी और अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि भाजपा का असली चेहरा यही है। भाजपा का आईटी सेल, भाजपा, देखिए राफिया जी, मैंने आपकी बातों को सुनी, अब जवाब भी सुन लीजिए आप और पेशेंस रखा करिए। आप भाजपा का राफिया जी, एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं। आदिवासियों का हित नहीं रख रही है सरकार, ये गंभीर आरोप है, सुन लेते हैं जवाब। तब पूरे देश की महिलाओं का मान सम्मान आहत नहीं होता है। आज एक आदिवासी महिला जो कि अपने परिवार को छोड़ करके, अपने संगठन को छोड़ करके ठगी गई और उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया और उन्हें हरवाया गया, भाजपा के द्वारा हरवाया गया, और जिस जगह से वो विधायक है, जिस सीट से वो विधायक थी, उस सीट को ना दे करके उन्हें जामताड़ा का सीट दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप क्या चाहते हैं कि उनका पॉलिटिकल डेथ हो जाए? क्या सीता सोरेन जी सामने से आकर के बोल रही हैं? ये आकलन है, यही राजनीति है। उमाशंकर उरांव को चुप कराएं, जो कह रहे कैलकुलेट हैं कर कि लीजिए कांग्रेस ना। 2 करोड़ रुपए में। राफिया जी उन्हें बोलने देते हैं ना। नहीं, हम सवाल पूछ लेंगे उनसे। राफिया जी, हम सवाल पूछ लेंगे उनसे। हिस्ट्री नहीं है। देखिए गौतम जी, नहीं गौतम जी, अगर कोई कैंडिडेट कमजोर स्थिति में है तो ये आपके लिए फायदेमंद है ना। इनको पता भी नहीं है। टॉपिक पे है, आप बताइए, उस समय मुंह नहीं खुलता। जी, वही मैं बताना चाह रहा हूँ इनको, मैं यही चेहरा दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप डेटा पे तो बात करेंगे नहीं। तो डेटा बताइए ना, कितने रोजगार दिए मेरे ज्ञानी भाई? ज्ञानी भाई, कितने लोगों को आप लोगों ने रोजगार दिया? बताइए ना, किस विधानसभा से, और आप वहाँ का टिकट क्यों नहीं दे रहे उनको? आप जामताड़ा भेज रहे हैं, इसका मतलब है कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को पेंशन दिया, कितनी महिलाओं को सशक्त किया, कितना क्राइम अभी सॉल्व हुआ, कितने पॉस्को एक्ट के तहत लोगों ने जेल गए, करके डेटा कलेक्ट करिए, अपने आईटी सेल को बोलिए सरकार के पोर्टल से डेटा निकाले और आपको डेटा प्रोवाइड करें। सारे डेटा उपलब्ध है वेबसाइट्स पे लेकर के। हम लोग को तो ऐसे ही पता है, हम लोग को तो ऐसे ही पता है। आप बताइए ना, जेपीएससी का कितना एग्जाम रघुवर जी ने करवाया था, कितना रिजल्ट रघुवर जी ने? ठीक है, हमने आपको मंच दिया, हमने आपको मौका दिया और हमने आपको समय दिया अपनी बात रखने का, अपनी तारीफ करने का, लेकिन दिलचस्प है कि सियासत में जो मानवीय स्वभाव है अपने मुंह मियां मिट्ठू होने का, वो भी बदल जाता है। सामने वाले की खामियां नजर आती है, अपनी बड़ाई करने से चूक जाते हैं। गौतम जी हमारे पास अब वक्त नहीं है, माफी चाहेंगे, हम फिर आपसे जुड़ेंगे। हमारी ये सवाल तो पूछेंगे, झारखंड विशेष कंटिन्यू पूरे इलेक्शन चलता रहेगा और आपको हम फिर बुलाएंगे। अभी वक्त का तकाजा है, थोड़ा समझें। पर जनता की आवाज नहीं दबा पाएगी ये कांग्रेस। नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। ठीक है राफिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम उपाध्याय जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिलचस्प यह है कि आईटी सेल का नाम लेकर या फिर दूसरे खामियां बताकर इस इम्तिहान में पास होने की कितनी गुंजाइश है, क्योंकि जनता के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव भी होता है और साथ ही साथ जनता की जो आपने सेवा की है उसका मेवा भी मिलने का मौका रहता है। तो जनता किस सेवा का मेवा किसे देती है और किसकी खामियों से परेशान होकर बदलाव की गुंजाइश रखती है, एक एक सीट पर स्थिति स्पष्ट होगी। और जब सामूहिक तौर पर देखेंगे तो सरकार बनाने का अवसर मिलेगा, सरकार बदलने का अवसर मिलेगा। क्या होगा ये 23 को स्पष्ट होगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।